आज हम कक्षा 11 की भौतिकी का अध्याय 5 जिसका शीर्षक है गति के नियम। आप याद कीजिए अध्याय 3 में आपने पढ़ा था एक सरल रेखा में गति, जिसमें कि एक पिंड या कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। तो वो उसको किस तरह से गति करेगी, आगे किस तरह से वो किस समय पर किस जगह पर पहुंचेगी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अध्याय 3 में हम एक सरल रेखा से आगे बढ़कर एक समतल में गति पर पहुंच गए थे, और वो समतल का गति मतलब जिसे द्विविमीय या टू डायमेंशनल कहते हैं, उसी का जनरलाइजेशन हम त्रिविमीय या थ्री डायमेंशन में कर सकते हैं। इस तरह की बातों पर हमने चर्चा की थी। याद कीजिए हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था, उसमें आखिर में प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, जिसको कि बड़ी आसानी से आप द्विविमीय या त्रिविमीय दिशाओं में कर सकते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ये गति के नियम, ये अध्याय है, ये हम 4 एपिसोड्स में बात करेंगे। और इस चैप्टर में, इस अध्याय में मुख्यतः आपके पास टॉपिक्स है वो है गति के नियम। गति के नियम आपने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, ध्यान कीजिए। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। हम इन तीनों नियमों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे यहाँ पर, जो कि कक्षा 9 में जो आपने पढ़ा है उससे आगे की बात हम करेंगे। उनको जो कक्षा 9 में पढ़ा था उसको तो हम साथ साथ लेंगे ही, परंतु उसके आगे जाएंगे। फिर हम संवेग संरक्षण, आपने ध्यान होगा कि कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा था कि संरक्षण के 2 बेसिक नियम हैं, 2 मूलतः नियम हैं, उसमें एक संवेग और एक ऊर्जा। हम ऊर्जा संरक्षण की बात अभी नहीं करेंगे, बल्कि इस अध्याय में हम आपके साथ संवेग संरक्षण की बात करेंगे। फिर इसके बाद किसी भी पिंड, कोई भी पिंड है गति कर रहा है या कहीं पर रखा हुआ है, तो कब वो इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में होगा, उस साम्यावस्था की किस तरह से साम्यावस्था में रह सकता है। आपने देखा होगा, आपसे अक्सर बात की होगी लोगों ने, कि अगर ठीक से रखा जाए तो एक अंडे के ऊपर एक एलिफेंट, एक हाथी खड़ा हो सकता है, या एक बहुत छोटी सी पिन पर कोई बहुत बड़ी वस्तु रह सकती है। तो ये एक साम्यावस्था की चीज़ें हैं। आप कभी झुक कर के देखते, आप एक सीमा से ज़्यादा नहीं झुक पाते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह के जो अनुप्रयोग हैं, ये साम्यावस्था के हैं। तो पिंड की साम्यावस्था के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में। और फिर यांत्रिकी में कुछ सामान्य बल, यांत्रिकी में किस तरह से बल लगते हैं, बहुत सारे आप देखेंगे टेंशन फोर्सेज आते हैं, तनाव बल, और फ्री बॉडी डायग्राम्स हम खींचते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम उन सब के ऊपर चर्चा की गई है इस अध्याय में। और फिर उसके बाद में वर्तुल गति, जिसे वृत्तीय गति भी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अनुप्रयोग इस तरह के देखेंगे, जैसे कि सड़क जब मुड़ती है तो एक तरफ ऊंची होती है, जहाँ पर सड़क मोड़ होता है तो एक तरफ ऊंची होती है और एक तरफ थोड़ी नीचे होती है। या जब आप साइकिल चलाते हैं तो थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, थोड़े से केंद्र की तरफ झुक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस तरह की चर्चाओं पर हम बात करेंगे। और ये इस अध्याय की विषय वस्तु है। अब आपको मैं याद दिलाऊं, अध्याय 4 में, क्योंकि अध्याय 4 के बाद अध्याय 5 है, जिसकी बात मैंने की आपसे, कि अध्याय 4 में आपने पढ़ा था समतल में गति, जिसका टाइटल था, शीर्षक था समतल में गति। इसमें हमने क्या कर रहे थे, किसी कण या वस्तु, एक तो आप ये ध्यान रखिए कि कण, वस्तु, पिंड, ये सब एक ही चीजें हैं। हम इन सब चीज़ों को एक तरफ, कभी कण का शब्द का उपयोग कर सकते हैं, कभी पिंड का कर सकते हैं, कभी वस्तु का कर सकते हैं, तो आप इससे घबराइएगा मत। ये सारे शब्द एक ही तरह की चीज़ों के लिए हैं। और कक्षा 11 में हम जितनी भी मैकेनिक्स या यांत्रिकी पढ़ते हैं उस सब में एक ध्यान रखिए, आगे तक कक्षा 7, चैप्टर 7 तक जाएगा ये, कि जिसमें कि आप हर वस्तु को एक छोटा सा कण या छोटा सा पिंड मान करके काम करते हैं। जैसे मैं चलूँगा, ऐसे हम और आप चल रहे हैं, तो हम और आपकी अगर गति को अगर हम उसकी वर्णन करना चाहते हैं तो अपने आप को एक पिंड या कण के रूप में मानते हैं। आप आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे कि किस तरह से किसी बड़ी वस्तु को एक कणीय दशा में किस तरह से ले सकते हैं, जिसको कि आपने कक्षा 9 में ध्यान दिया होगा, सेंटर ऑफ मास कहते हैं, या द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पर आप देखेंगे गुरुत्वीय केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह के शब्दों को हम आगे के अध्यायों में इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, आप ध्यान कीजिए, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी। उसमें हमने देखा था कि किस समय पर कितनी दूरी चल पाएगा कोई कण या कोई वस्तु, या उसकी क्या वेलोसिटी होगी, या उसका क्या त्वरण होगा। इन सब प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया था, तो वो मात्रात्मक वर्णन था। तो जब हम अध्याय 3 में एक समान गति पढ़ रहे थे, एक सरल रेखा में एक समान गति, मतलब उसकी
वेग एक समान है। ध्यान दीजिए, वेग खाली मात्रात्मक ही नहीं है बल्कि दिशात्मक भी है। जब मैं वेग शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो आपको ये ध्यान देना होगा कि उसका वेग मतलब उसकी मात्रा, वेग की मात्रा, चाल और उसकी दिशा दोनों एक ही हैं। आप जानते हैं कि जब दिशा बदलती है, मान लीजिए वर्तुल गति है, तो वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल अलग कार्य करते हैं। मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर एक समान गति नहीं है वो वर्तुल गति। तो जहाँ एक समान गति मतलब जहाँ पर एक रेखा में गति है, तो उसको वहाँ पर हमें गति को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ वेग और समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब हम असमान गति की बात कर रहे थे तब वहाँ पर हमें देखा कि वहाँ पर एक बल की ज़रूरत है, एक त्वरण की ज़रूरत है। दिशा बदल रही है, जैसा मैंने अभी बताया कि जब दिशा बदल रही है तो अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बलों की ज़रूरत है। या किसी चीज़ का वेग बदल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है तो त्वरण और अगर घट रहा है तो मंदन, अंग्रेजी में जिसे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कहते हैं। इनकी ज़रूरत होती है इनको एक्सप्लेन करने की। तो असमान गति में अगर त्वरण है तो त्वरण का कारण क्या है कि वहाँ पर कोई बल कार्य कर रहा होगा, कोई बल होगा, त्वरण लगाने का गति। तो गति का कारण क्या है, जैसे हम देखें यहाँ पर, देखें कुछ उदाहरण देखेंगे गति के कारण क्या है जहाँ गति वेग बदल रहे हैं। मान लीजिए कोई खिलाड़ी फुटबॉल का गेंद खेल रहा है और इस फुटबॉल में वो एक क्षण के लिए एक फोर्स लगाएगा। अगले आने वाली स्लाइड में हम इसको और अच्छी तरह से दिखाएंगे। एक यहाँ पर एक बल कार्य करेगा इस बॉल पर, फुटबॉल पर एक क्षण के लिए। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग, हिटिंग करेगा। यहाँ पर एक ये व्यक्ति एक पत्थर फेंक रहा है ऊपर की ओर, तो जब पत्थर फेंक रहा है तो उसके ऊपर एक बल लगाया। यहाँ पर एक दूसरी बॉल दूसरी तरफ नीचे की साइड में फेंक रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह से फेंक रहा है ये व्यक्ति। तो आप देख रहे हैं कि जब ये व्यक्ति छोड़ रहा है इस गेंद को तो उसके ऊपर एक बल कार्य कर रहा है। ये जहाँ पर पत्ते हिल रहे हैं, ये पत्ते हिल रहे हैं किस वजह से हिल रहे हैं, क्योंकि ब्रीज है, हवा चल रही है, पवन चल रही है, हवा चल रही है, उस हवा की वजह से यहाँ पर ये पत्ते हिल रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ केसेस ऐसे जहाँ पर क्या आपको एपरेंटली आपको एक बल लगाना पड़ रहा है। अब देखिए एक नाव है, एक नाव दरिया में बह रही है। अब यहाँ पर आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं, इस उदाहरण में आपको लग रहा है कि आप कोई बल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नाव आगे की तरफ बह रही है, आगे की तरफ चल रही है। कैसे चल रही है, क्योंकि नीचे पानी है, नाव दरिया में पानी है और पानी का उस प्रवाह है, उस पानी के प्रवाह की वजह से ये नाव भी आगे की तरफ बढ़ रही है। यदि आपको उससे ज़्यादा आपको गति देनी है तब आपको इसका चप्पू, नाव का चप्पू चलाना होगा, जो कि आप मोटर बोट में भी करते हैं और इस तरह की चीज़ों में करते हैं। देखिए अब इस उदाहरण में देखिए एक बॉल है, इस बॉल को एक खिलाड़ी किक करना चाह रहा है। ये किक किया, जैसे ही किक किया तो बॉल आगे की तरफ बढ़ी और यहाँ पर उस क्षण पर जहाँ पर जब बॉल यहाँ इस बिंदु पर थी तब यहाँ पर इस पर एक बल लगाया गया। तो ये एक संपर्क बल था, कॉन्टैक्ट फोर्स था। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स के अलावा अब देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आप ध्यान कीजिए कि मैंने जब नाव वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, आपने जो नाव चलाने वाला व्यक्ति है वो शायद बल नहीं लगा रहा है, कोई अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर रहा है, परंतु नाव पर एक बल लग रहा है। वो बल कहाँ से आ रहा है, उसका स्रोत क्या था, उस बल का स्रोत था जो दरिया में पानी बह रहा है, उसके साथ साथ उस नाव के ऊपर भी एक बल लग रहा है दरिया के साथ साथ। इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए इस मीनार से अगर कोई वस्तु गिर रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई बल नहीं लगाया गया है, ध्यान दीजिए बल यहाँ पर काम कर रहा है। वो कौन सा बल है, गुरुत्वीय बल, क्योंकि ये पृथ्वी की ओर गिर रहा है, जमीन की ओर गिर रहा है, तो ये गुरुत्वीय बल है। आप कक्षा 9 में खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये एक उदाहरण है जिसमें कि एक असंपर्क बल या एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो बल है, जो गति के लिए हम क्या समझ रहे हैं कि गति अगर असमान हो रही है और उस गति का कोई कारण है तो वहाँ पर कोई ना कोई बल होना चाहिए। बल का कारण क्या, बल कहाँ से आ रहा है, बल के कारण, बल के जो स्रोत हैं वो इस तरह से है कि कुछ संपर्क बल हो सकते हैं, जैसे कि हिटिंग के केस में हमने देखा, पत्थर फेंकने के केस में देखा, और कुछ असंपर्कीय बल हो सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि हमने देखा था अभी नाव के केस में देखा, या यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मीनार के केस में। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्सेस, चुंबकीय फोर्स, चुंबकीय फोर्स में देखा आपने, ये मैग्नेट है, मैग्नेट जैसे ही पास लाई गई तो लोहे की वस्तु उसके पास चली आ रही है। ये देखिए ये चुंबक है और ये पिन है, देखिए पिन एकदम से उसके पास
चिपक गई। तो ये यहाँ पर एक ये देखिए ये मैग्नेट है, ये देखिए पिन उस पर चिपक गई। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है। पहले इस केस में गुरुत्वीय फोर्स है, इस केस में मैग्नेटिक फोर्स है। तो कुछ फोर्सेस ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो सकते हैं। अब देखिए बल लग रहा है। अब बल की अवधारणा तो समझ गए आप। अब अगर बल लगातार कोई वस्तु एक समान गति में है, आप देखते हैं कि किसी वस्तु को अगर आप लुढ़काते हैं तो वो वस्तु थोड़ी दूर तक जाती है, फिर थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। मान लीजिए कांच पर लुढ़काया आपने किसी वस्तु को, तो कांच पर जब आप लुढ़काएंगे तो वो वस्तु आप देखते हैं कि थोड़ी ज़्यादा दूर तक आगे चली जाती है, थोड़ी ज़्यादा दूर तक आगे चली जाती है। कोई चिकनी सतह हो थोड़ा कम दूर तक जाती है। मतलब भिन्न भिन्न सतहों पर भिन्न भिन्न रूप से वस्तु या कोई पिंड आगे की तरफ गतिमान हो पाता है। इससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं आप? जो गति है, जिस सतह पर वस्तु गति कर रही है उस पर निर्भर करती है। अब देखिए यहाँ पर बर्फ पर कोई शख्स स्केट कर रहा है, एक लाइन में स्केट कर रहा है। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। एक समान गति का मैं इसको उदाहरण को क्यों ला रहा हूँ, एक समान उदाहरण को, क्योंकि यहाँ पर एक बल होता है, घर्षण बल की अवधारणा को मैं आगे लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इसमें आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें कि ये रोलर स्केट है। इस रोलर स्केट पर ये लड़की आगे की एक समान गति में एक सरल रेखा में गति कर रही है। तो यहाँ पर बल कौन से है? बल तो एक बार लग गया, लेकिन अब दोबारा से इनको बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन बल दूसरी तरह से बल कार्य कर रहा है जो कि घर्षण बल की तरह से है, जो कि अलग अलग सतह पर अलग अलग तरीके से होता है। इन अनुभवों को आपने बहुत करीब से देखा है और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छी तरह से इन अनुभवों का देखते हैं, अनुभवों को अभ्यास करते हैं। अब आप देखिए ये सबको समझने की कोशिश करें। अब जरा ये तो उदाहरण थे, अब जरा इसका साइंटिफिक एटीट्यूड देखने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्या वजह है, क्या कारण है, ये क्या हो रहा है। अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक थे, आप जानते हैं, और जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग 2400 साल पहले इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन देने की प्रयास किया। उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि जब किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए, क्योंकि इन उदाहरणों से आप देख रहे हैं कि चाहे कोई सी भी सतह हो, उस सतह पर किसी वस्तु को गतिमान रखने के लिए आपको किसी न किसी बल की आवश्यकता है। इन सारे उदाहरणों में आपने देखा कम या ज़्यादा। कोई चिकनी सतह है तो आपको गतिमान बनाए रखने के लिए कम बल की आवश्यकता है। कोई खुरदरी सतह है, असमान सतह है, तो आपको ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी। तो इसी तरह से अगर आप इन सारी देखिए, आप अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था कि ये जो नियम किस तरह से बनते हैं, उसमें नियम मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था कि नियमों को बनाने की प्रक्रिया में आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी के। इन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा देखा जाता है और उन सब को एक साथ सम्मिलित करके और एक अवधारणा बनाई जाती है और उस अवधारणा को प्रयोगों के कसौटी पर खरा उतरना होता है। ध्यान दीजिए, विज्ञान में बिना एक्सपेरिमेंट के सारी अवधारणाएं अपूर्ण हैं। जब तक कोई भी अवधारणा प्रयोग की कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी तब तक वो नियम नहीं बन सकती। इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिए, अच्छी तरह से ध्यान रखिए। देखिए, जैसे अब कोई धनुष है, तीर उड़ रहा है, कैसे क्या हो रहा है धनुष में? मैंने जब धनुष को खींचा तो यहाँ पर तीर के ऊपर एक बल लगाया। अब ये वायु में आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब इसकी गति धीरे धीरे कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? क्योंकि जो वायुमंडल में जो हवा है वहाँ पर एक एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन की वजह से इसकी गति कम हो रही है। तो देख रहे हैं कि आप किसी भी पिंड को गतिशील बनाए रखने के लिए या उसकी गतिशीलता कम या बदलने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो वो अरस्तु ने क्या सोचा इन उदाहरणों से, क्योंकि अरस्तु के समय में घर्षण बल की अवधारणा नहीं थी, तो वो उन्होंने इससे अंदाजा लगाया कि किसी भी वस्तु को एक समान गति से बनाए रखना है तो वहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स लगातार देना ही पड़ेगा। जैसे कि बैलगाड़ी या पहिया उस समय था अरस्तु के ज़माने में, पहिए को एक समान गति से चलाए रखने के लिए बार बार आपको उसमें बल लगाए रखना है। आपने बचपन में पहिए के साथ खेल खेला होगा, ध्यान दीजिए। और इसी तरह से गति करता हुआ कोई खिलौना है, कोई भी खिलौना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बार बार देखिए, आजकल के जो खिलौने हैं उसमें बैटरी होती है, वो बैटरी से आपको ऊर्जा बार बार मिलती है और ऊर्जा से एक बल प्राप्त होता है खिलौने को, तो उससे गतिशीलता बनी रहती है।
ध्यान दीजिए, अरस्तु के समय में आपके पास घर्षण बल की अवधारणा नहीं थी, लेकिन ये अरस्तु की जो अवधारणा थी ये बहुत साल चली। हम लोग इस बात पर मानते रहे, और हालांकि कहीं ना कहीं ये अवधारणा थी कि ये अलग अलग सरफेस अगर बल लगाने की जरूरत पड़ रही है और सरफेस से कोई मतलब नहीं है, सतह से कोई मतलब नहीं है, तो ये अलग अलग सतह पर अलग अलग तरीके से वस्तुओं की गति कैसे होती है, इस बात का कोई जवाब नहीं था हमारे पास। और ये अवधारणा बहुत साल तक चली। फिर लगभग 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के आसपास इस बात की अवधारणा कुछ लोगों ने कार्य करना शुरू किया। तो ये गलत थी, ये लग तो रहा था कि गलत है, इसके साथ क्वेश्चन मार्क्स थे, जो क्वेश्चन मार्क्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस अवधारणा, अरस्तु की अवधारणा के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क थे। धीरे धीरे फिर लोगों में घर्षण बल की अवधारणा आई। मैं आगे इसके बताऊंगा कि किस तरह से आई है। और यशयान बल, देखिए घर्षण बल सरफेस पर है, आप पढ़ चुके हैं 9वीं कक्षा 8 में, कक्षा 9 में आगे पढ़ चुके हैं। और अब आप कहेंगे साहब तीर का आपने उदाहरण दिया था, तीर में घर्षण बल कहाँ से आया? तो तीर में घर्षण बल नहीं है, तीर में श्यानता का बल है, जिसे विस्कस फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में, विस्कोसिटी। होता क्या है, जैसे हवा में वायु के कण हैं, अब इसके बीच में कोई वस्तु अगर जा रही है तो वहाँ पर जो लेयर्स हैं हवा की, उनके बीच में लेयर्स एक दूसरे के ऊपर खिसकती हैं। जैसे ये वायुमंडल है पूरा, ये पूरा वायुमंडल है और ये बीच में तीर जा रहा है। अब इस तीर के साथ जा रहा है तो इसके साथ जो वायुमंडल है वो भी खिसक रहा है, साथ साथ वो भी साथ साथ खिसक रहा है। ध्यान दीजिए, रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं आप, तो रेलवे स्टेशन पर जब खड़े होते हैं तो जब रेल ट्रेन पास से तेजी से गुजरती है तो आपको भी अपनी तरफ खींचती है, या आपको भी हवा का महसूस होता है, जो कि वहाँ से प्लेटफॉर्म से काफ़ी दूरी पर खड़े हो तो वहाँ पर नहीं महसूस होगा। इससे पर्याय यह है, इस उदाहरण से ये पर्याय है कि जो वहाँ पर वायुमंडल है उसमें सतह बन जाती हैं, उन सतहों के बीच में जो घर्षण है उसको हम श्यानता बल या अंग्रेजी में विस्कस फोर्स कहते हैं। आप इस विस्कस फोर्स के बारे में मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स या द्रव्य की यांत्रिकी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 10 है आपके अध्याय में, आपके 10वां चैप्टर है। इससे अर्थ ये निकलता है कि यदि घर्षण बल शून्य है, कोई घर्षण शून्य, ये मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से हमने प्रूव किया। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि विज्ञान में ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी अवधारणा को नियम बनाने के लिए, अवधारणा को मूलभूत करने के लिए, कि वो प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे। बिना प्रयोग की कसौटी पर खरा उतरे कोई भी अवधारणा पूरी नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। तो घर्षण बल शून्य है तो वस्तु पर नेट बल शून्य है, कोई बल काम नहीं कर रहा। जैसे स्केट का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, अभी जो बर्फ पर चल रहा था स्केट, वहां पर घर्षण बल बहुत ही कम है, तो एक हल्का सा फोर्स देने, शुरू में देने जो हल्का सा फोर्स दिया, फिर जो स्केटर है वो काफी दूर तक बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स लगाए हुए जा सकता है। तो वहां पर घर्षण बल जो है लगभग शून्य है। अब उसे कोई और नेट फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, उस दिशा में जिस दिशा में कि वो गति कर रहा है। जो दूसरा फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दूसरी दिशा में है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, उससे परेशान मत होइएगा। तो अब इन उदाहरणों से हमें मालूम पड़ रहा है, इन मॉडर्न उदाहरणों से, डिफरेंट सतह पर यदि घर्षण बल शून्य है तो वस्तु पर कोई नेट बल शून्य होगा, और गतिशील बनाने रखने के लिए उसे कोई बल नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बल नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे उदाहरणों से देखेंगे हम। ये देखिए, इसी तरह से अरस्तु की बात, जो अरिस्टोटल की बात कहाँ गलत हुई, किस तरह से गलत हुई, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था पीसा पर। अरस्तु का कहना ये था, ये हालांकि पीसा की मीनार उस समय नहीं थी, उसके बाद का है, लेकिन उसकी अवधारणा को, अरस्तु की अवधारणा को बाद के वैज्ञानिकों ने स्केच किया है। ये स्केच है, ये एग्जैक्ट फोटोग्राफ नहीं है, ये स्केच है, ये अवधारणा, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है। साइंस में, फिजिक्स में दिमागी एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट है ये एक तरह से। इसमें देखिए, अरस्तु की अवधारणा के अनुसार अगर हम चलें, और एक कोई छोटी बॉल जिसका कि द्रव्यमान बहुत कम है, छोटा है, इसका आकार बहुत छोटा है, जिसे कहते हैं कैनन बॉल एंड राइफल बॉल। कैनन मतलब तोप का गोला, और ये राइफल बंदूक की गोली, छोटी छोटी साइज में। दोनों को अगर एक साथ फेंका जाए तो दोनों अलग अलग समय पर नीचे आने चाहिए। ये एक देखिए, आप देख रहे हैं ओल्ड आइडिया, ये पुराना आइडिया है। ओल्ड आइडिया से मतलब है जो कि एरिस्टोटेलियन, जो कि अरस्तु की अवधारणा पर आधारित है। लेकिन इसके बाद में गैलीलियो गैलीली एक साइंटिस्ट आए, अभी आपके उसमें हम बताएंगे, आपकी पुस्तक में उनके एक चित्र भी दिया है, उनकी बायोग्राफी भी दी गई है, आप उसको जरा ध्यान से देखिएगा कि उन्होंने किस तरह से इन अवधारणाओं को तोड़ा, जो कि अवधारणाएं पिछले करीब करीब 1500 साल से चली आ रही थी, 1500-1600 साल से चली आ रही थी, और उनको अवधारणाओं को उन्होंने बदलने के लिए क्या क्या कार्य किया, और वो किस तरह से वैज्ञानिक
आवश्यकता उसकी बनी, गैलीलियो गैलीली के बारे में हम बताएंगे अभी। तो उन्होंने कहा कि देखिए उनकी अवधारणाएं जो थी उसके हिसाब से अगर राइफल बॉल और कैनन बॉल दोनों को अगर एक साथ फेंका जाए तो दोनों ज़मीन पर एक साथ आएंगी। इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मैं अभी आपको उसका दर्शाऊंगा। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। जिस एक्सपेरिमेंट की मैं बात कर रहा था ये लीनिंग पावर ऑफ टीसा का एक्सपेरिमेंट है। एरिस्टोटल थ्योरी मतलब अरस्तु की जो अवधारणा है वो ये कह रही है कि ऑब्जेक्ट्स सब अलग अलग समय पर गिरने चाहिए, बड़ी वस्तु अलग है। तो ये फॉल्स साबित हुई, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट किया गया बाद में करीब करीब 12वीं शताब्दी में, तो देखा गया कि कैनन बॉल और राइफल बॉल लगभग एक साथ नीचे आती। ये जो घटना है गैलीलियो से पहले की है, जबकि एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसके बाद में फिर अभी रिसेंटली 1971 में उस टाइम फ्रेम में देखें, आपको अभी लग रहा है कि लगभग 50 साल हो गए, 49 साल हो गए, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम देखें कि वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से, तो अभी इसको हम रिसेंट ही कहेंगे। इस रिसेंट टाइम फ्रेम में 1971 में डेविड स्कॉट एक एस्ट्रोनॉमर थे जो कि चंद्रमा की सतह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, चंद्रमा की सतह पर उतरे थे वो, और डेविड स्कॉट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके चित्र में अभी अब दिखाऊंगा आपको। तो उन्होंने देखिए चंद्रमा की सतह पर क्या है, कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटी आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है पृथ्वी के मुकाबले, और चंद्रमा पर कोई भी इस वजह से जो वायु के कण हैं, जो गैसें हैं, गैसों के कण उसके वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। इस वायुमंडल ना होने की वजह से वहाँ पर श्यानता बल कोई नहीं है। श्यानता बल मतलब जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो वहाँ पर जो श्यानता बल है, हवा की वजह से जो श्यान बल विस्कस फोर्सेस आ रहे थे, वो नहीं है वहाँ पर, नगण्य है, बहुत ही कम है। तो वहाँ पर डेविड स्कॉट ने एक्सपेरिमेंट किया और एक फेदर पंख और एक हथौड़ा हैमर, दोनों को एक साथ एक ही जगह से गिराया, और उन्होंने देखा कि दोनों चीज़ें एक साथ एक्सपेरिमेंट नीचे गिर रही हैं, एक साथ सतह पर पहुंच रही हैं। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने वाकई में किया था डेविड स्कॉट ने 1971 में अपोलो 15 मिशन में। अपोलो 15 मिशन में आप इसके ऊपर बहुत सारे देखिए, गैलीलियो के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो अवधारणा थी इसके बारे में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स बाद में किए गए हैं। आप सोशल मीडिया में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। आप उन वीडियोज़ को ज़रा देखिएगा, उन वीडियोज़ को बहुत डिटेल में वीडियोज़ हैं। आप देखेंगे कि वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, और एक बॉल और एक फेदर को एक साथ गिराया गया वैक्यूम क्रिएट करके, काफ़ी बड़े चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट करके उसको गिराया गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ नीचे गिरती हैं, और दोनों आपको बहुत खूबसूरत वीडियो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट है, थॉट एक्सपेरिमेंट है येट अगेन, लेकिन आप कर सकते हैं इसको कि फॉलिंग विद स्टाइल एयर रेजिस्टेंस। हम वायु के घर्षण की बात कर रहे हैं, श्यानता बल की बार बार बात कर रहे हैं। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको किस तरह से कार्य करता है। तो एयर रेजिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशन गुरुत्वीय बल है और उसका एयर रेजिस्टेंस के साथ किस तरह से संबंध जा रहा है। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया ओल्ड आइडिया और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट, उसी के आगे क्रम में मैंने आपको चंद्रमा वाला भी एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसकी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ये उसी का चित्र है। मैं ये चित्र आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इस समय कि इसके आगे मैं पेपर फोल्डिंग का पेपर किस तरह से ज़मीन पर गिरता है। आप जब पेपर को तैरते हुए देखते होंगे जमीन, जब आप कोई खाली कागज़ या कोई बहुत हल्की चीज़ गिराएं तो आप उसको तैरते हुए देखते होंगे। मैं उस फीलिंग को आप में जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से बता रहा हूँ कि ये जो सज्जन है ये डेविड स्कॉट है। इन डेविड स्कॉट ने सन 1971 में 1971 में अपोलो 15 मिशन में ये एक्सपेरिमेंट किया था एक हैमर और एक फेदर के साथ। ये हैमर और फेदर को एक साथ गिराया और उन्होंने वहाँ पर देखा कि दोनों चीज़ें, दोनों वस्तुएं, दोनों पिंड एक साथ चंद्रमा की सतह पर पहुँच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको मैं पेपर किस तरह से तैरता हुआ सा नज़र आता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक पेपर है, सादा कागज़ आपने ऊपर से नीचे की ओर फेंका। अब आप देखते हैं कि वो कागज़ कुछ तैरता हुआ सा नीचे जाता है, सीधा नीचे नहीं जाता, जैसे कि कोई भारी वस्तु जाती है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि भारी वस्तु जो फ्रिक्शन है, श्यानता बल है, विस्कस फोर्स है, उसको ओवरकम कर लेता है ग्रेविटी फोर्स। लेकिन पेपर पर क्या होता है कि क्योंकि हवा अलग अलग दिशाओं में से फैलती है,
अलग अलग दिशाओं से जाती है, तो पेपर जो है थोड़ा फोल्ड हो जाता है, और इस फोल्ड होने से अलग अलग सतहों पर अलग अलग तरीके से ड्रैग फोर्सेस लगते हैं ऊपर की ओर, हवा की ओर, और जो कि इस पेपर का पूरा द्रव्यमान इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मानेंगे। और तो ये यहाँ से तो ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है पूरा पेपर। लेकिन अब ये जा रहा है, ये जो फोर्सेस है, अब इन फोर्सेस का कमाल देखिए, थोड़ा अलग अलग होगा। इन फोर्सेस का कमाल देखिए कि ये जो फोर्सेस हैं, देखिए मैं साइड व्यू ले रहा हूँ, सिर्फ दो कागज, दो साइड, चार हैं ये बेसिकली रफली, और चार से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर मैं सिंपल बहुत ही सरलता के लिए सिर्फ चार लिए हैं, यहाँ पर चार फोर्सेस लिए हैं, और इसको साइड व्यू में दो नजर आएंगे। ये फोर्स था ड्रैग फोर्स। अब आप देख रहे हैं कि ये वर्टिकल फोर्स तो इससे गवर्न हो रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो फोर्सेस हैं, दूसरा जो डिकम्पोज किया है इन वेक्टर्स को, इन फोर्सेस को हमने, इन बलों को जो डिकम्पोज किया है, तो तोड़ा है अलग अलग दिशाओं में, एक्स और वाई दिशाओं में, वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तो एक तरफ ज़्यादा बल है और एक तरफ कम बल है, तो वो एक तरफ हॉरिजॉन्टल दिशा में या क्षैतिज दिशा में भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अब जब क्षैतिज दिशा में एक तरफ आगे बढ़ता है तो क्या होता है, इन फोर्स की जो दिशाएं हैं, इन बलों की जो दिशाएं हैं, फिर से बदल जाती हैं, मालूम पड़ा, एक दूसरी तरफ ज़्यादा और पहली तरफ कम। अब क्या हुआ कि नेट बल जो है वो दूसरी तरफ लगा, तो पेपर जो कागज़ है आपने गिराया, वो कुछ इस तरह से तैरता हुआ नीचे की तरफ गिरता है। सारा का सारा खेल घर्षण बल का है। ये घर्षण बल कहाँ से आ रहा है, एयर रेजिस्टेंस से, एयर से, हवा का, वायुमंडल का, हवा का आ रहा है। अब इस चित्र से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास खिसक करके दूसरी तरफ आ जाता है। अगर हम यहाँ पर कुछ पिन लगा दें, एक तरफ पिन लगा दें, तो इसका सेंटर ऑफ मास खिसक के उस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, या जैसे यहाँ पर आया। अब आप इस एक्सपेरिमेंट को करिए तो और तैरता हुआ नजर आएगा आपको। आप जरा इसके साथ खेलिएगा। सिमिलरली अब इसके दो टुकड़े, साइड व्यू है, यहाँ पर ये पिन है, तो आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये फोर्सेस, ये जो बल हैं, इन बलों के जो डिकम्पोज जो दिशाएं हैं, वो अलग अलग मात्राओं में आपको साफ साफ दिख रहे हैं। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये इसकी जो नेट दिशा होगी क्षैतिज दिशा में आगे की तरफ तैरने लगेगा, आगे की तरफ ये पेपर तैरने लगेगा। तो इस तरह से ये पेपर आएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही। और आज आपने देखा कि घर्षण बल की अवधारणा किस तरह से आ रही है, और आपने देखा कि अरिस्टोटल व्यू, अरस्तु का जो व्यू था, अरस्तु का जो विजन था, वो किस तरह से भ्रामक था और अधूरा था। क्योंकि भ्रामक सेंस में कि उन्होंने घर्षण बल की अवधारणा को नहीं जानते थे, उसका उपयोग नहीं कर पाए थे, जो कि गैलीलियो ने बाद में आकर किया, जो कि एक्सपेरिमेंट से भी करीब खरा उतरा। और आगे आने वाले एपिसोड में हम गैलीलियो से शुरू करके, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करके, अलग अलग सतहों पर शुरू करके, इस घर्षण बल की अवधारणा से ही शुरू करके हम गति के नियमों की विवेचना करेंगे, और जड़त्व क्या है इस बात को एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरह से। और उसके आगे आने वाले एपिसोडों में हम संवेग संरक्षण और तथा कुछ साम्यावस्था तथा कुछ अनुप्रयोगों की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।